सॉफ्टवेयर बनाने में एक बहुत आम लेकिन उतनी ही बड़ी दिक्कत है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन। मतलब बिजनेस टीम को कुछ चाहिए होता है, डेवलपर कुछ और समझकर बना देते हैं और आखिर में जो बनता है वो किसी के काम का नहीं होता। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक अच्छे डेवलपर का काम सिर्फ बढ़िया कोड लिखना है, पर असलियत ये है कि उनका आधा काम तो सही कम्युनिकेशन करना है। सही बात है। एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी गलतफहमी मतलब पूरे प्रोजेक्ट को डुबो सकती है। इसी को गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब अगर शुरुआत में जरूरतें ही गलत समझी गई तो नतीजा भी गलत ही होगा। एग्जैक्टली। तो आज इसी गुत्थे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि ये गलतफहमियां होती क्यों हैं और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जैसी कोई चीज इसे कैसे ठीक कर सकती है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है उनमें एक कहानी तो लगभग 40 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। हाँ, ये 1979 की कहानी है। टॉम नाम के एक मैनेजर थे जिनका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। उन्हें एक सिंपल सा ट्रबल टिकट सिस्टम बनवाना था। उनका प्लान था कि वो लेखक को, जो कि एक प्रोग्रामर थे, फटाफट सिखा देंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है और फिर वो खुद ही एप्लीकेशन बना लेंगे। सुनने में तो प्लान अच्छा लगता है, पर हाँ, पर जैसे ही काम शुरू हुआ असलियत सामने आ गई। क्या हुआ? लेखक ने टॉम को टेक्स्ट फाइल में कमांड डालना सिखाना शुरू किया। जैसे कंट्रोल बी दबाने से कर्सर लाइन की शुरुआत में चला जाता है। एक प्रोग्रामर के लिए ये तो बहुत बेसिक चीज है। बिल्कुल, पर टॉम के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं था। उनके दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही थी कि मतलब एक एडिटर में कमांड डालना और उस फाइल को एडिट करने में क्या कनेक्शन है जो खुद उस एडिटर को बदल रही थी। अरे हाँ, ये तो एक तरह का लूप है, समझना मुश्किल हो सकता है। और यहीं पर कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। टॉम ने हार मान ली। उन्होंने ये समझने की कोशिश ही छोड़ दी कि काम कैसे करना है। तो फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस पर लगा दिया कि उन्हें क्या चाहिए। तो अब लेखक कोड लिखते और टॉम बस पीछे बैठ के देखते और बताते रहते। और यही सबसे बड़ा डिक्लिक था। जैसे जैसे एप्लीकेशन का एक एक हिस्सा बनता गया, टॉम की समझ भी बदलती गई। अच्छा। हाँ, वो एक फीचर के बारे में बताते, लेखक उसे बनाकर दिखाते और फिर टॉम कहते, ये ठीक है, लेकिन जो फ्लो मैं सोच रहा था ये वो नहीं है, चलो इसे दूसरे तरीके से बनाकर देखते हैं। और ये सिलसिला ये चलता रहा। हमारे स्रोत में इस रिश्ते को समझाने के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है। ये साफ हो गया था कि मूर्तिकार टॉम थे और मैं यानी लेखक सिर्फ वो औजार था जिसे वो चला रहे थे। अरे वाह! इससे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। ग्राहकों को अक्सर खुद भी ठीक नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए। हाँ, जब तक कि वो उस चीज को अपनी आंखों के सामने काम करते हुए न देख लें। इसी को अनिश्चितता का सिद्धांत या द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया है। अनिश्चितता का सिद्धांत। हाँ, जब आप ग्राहक को कोई चीज बनाकर दिखाते हैं तो उन्हें उस बारे में और जानकारी मिलती है और उस नई जानकारी से पूरे सिस्टम को लेकर उनका नजरिया ही बदल जाता है। इसीलिए प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही हर छोटी बड़ी चीज को पत्थर की लकीर मान लेना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही वो पहला वर्जन देखेंगे उनकी सोच बदल जाएगी, ये तो तय है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी से कहें कि अपने सपनों का घर कैसा होगा ये विस्तार से बताओ, जबकि उसने आज तक कोई नक्शा ही ना देखा हो। बिल्कुल सही। जैसे ही आप उसे एक नक्शा दिखाएंगे वो कहेगा, अरे नहीं, मुझे तो किचन यहाँ चाहिए था। सही बात है। और इसी अनिश्चितता की वजह से सॉफ्टवेयर टीमें दो बड़े जालों में फंस जाती हैं। पहला जाल है प्रीमैच्योर प्रिसिजन। प्रीमैच्योर प्रिसिजन यानी समय से पहले हर चीज को एकदम सटीक तरीके से बताने की जिद। हाँ, ये तो मैंने देखा है। हर कोई शुरुआत में ही सब कुछ जानना चाहता है। वही तो, बिजनेस टीम चाहती है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उन्हें पता हो कि आखिर में क्या मिलेगा, कितना खर्च होगा और कब तक मिलेगा। और दूसरी तरफ डेवलपर्स भी डिलीवर करने से पहले जानना चाहते हैं कि उनसे उम्मीद क्या है, ताकि वो सही अंदाजा लगा सकें। हाँ, दोनों ही ऐसी सटीकता की उम्मीद कर रहे हैं जो उस स्टेज पर संभव ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? लोग ऐसा करते क्यों हैं जबकि उन्हें पता है कि बाद में चीजें बदलेंगी? डर, अनिश्चितता का डर। बिजनेस वालों को डर है कि बजट बढ़ जाएगा, डेडलाइन निकल जाएगी। डेवलपर्स को डर है कि बाद में उनकी गलती निकाली जाएगी कि तुमने तो कहा था इतने में हो जाएगा।
इस डर की वजह से वो एक झूठी सुरक्षा बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे महीनों तक मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और असल काम वो शुरू ही नहीं हो पाता। समझ गई। और दूसरा जाल ठीक इसका उल्टा है, जिसे कहते हैं लेट एम्बिग्विटी। लेट एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता को टालते रहना। हाँ, जब अलग अलग लोगों मतलब स्टेक होल्डर्स की राय एक नहीं होती, तो बहस से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोई गोलमोल सा शब्द इस्तेमाल कर लो जिस पे सब राजी हो जाए और आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल। इसके बारे में टॉम डिमार्को का एक बड़ा मशहूर कथन है। क्या? जरूरतों के दस्तावेज में लिखी एक अस्पष्ट बात असल में हितधारकों के बीच की उस बहस को दिखाती है जिसे उन्होंने सुलझाया नहीं है। क्या बात है! मतलब अस्पष्टता कोई गलती नहीं है, ये एक टाली हुई लड़ाई है। एग्जैक्टली। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण पाउला और सैम की बातचीत में मिलता है। पाउला एक डेवलपर है और सैम एक बिजनेस हितधारक। बात हो रही है लॉग फाइल्स के बैकअप पर। ठीक है। सैम कहता है हमें लॉग फाइल्स का रोजाना मतलब डेली बैकअप चाहिए। पाउला पूछती है ठीक है, किस समय? सैम कहता है किसी भी समय नहीं, आधी रात को ठीक रहेगा। पहली नजर में तो ये बिल्कुल सीधा साधा काम लगता है ना? रोज बैकअप लो, इससे साफ और क्या हो सकता है? मुझे तो इसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही। पाउला अपनी टीम के साथी पीटर को जाकर बताएगी, सुनो, हर रात 12 बजे लॉग फाइल को बैकअप फोल्डर में कॉपी कर देना है, काम खत्म। यही तो पेज है, यही तो जाल है। असली समस्या तब सामने आती है जब सैम अपने ग्राहक कार्ल से फोन पर बात करता है। अच्छा, कार्ल की उम्मीद यह है कि कोई भी लॉग फाइल कभी भी डिलीट नहीं होनी चाहिए, चाहे उसे महीनों या सालों बाद ही क्यों ना देखना पड़े। अरे लेकिन पाउला ने जो समझा है उसमें तो बस पिछली रात की लॉग फाइल ही बचेगी। हर रात पुरानी फाइल के ऊपर नई फाइल कॉपी हो जाएगी और पुरानी वाली हमेशा के लिए मिट जाएगी। मतलब सैम और कार्ल एक ही शब्द बैकअप का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन दोनों के दिमाग में बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें थीं। एक सोच रहा था एक कॉपी, दूसरा सोच रहा था हमेशा की हिस्ट्री। हाँ, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक छोटी सी गलतफहमी से पूरा डेटा लॉस हो सकता था। और यहाँ गलती सिर्फ सैम की नहीं है। एक प्रोफेशनल डेवलपर के तौर पर पाउला की भी जिम्मेदारी थी कि वो इस अस्पष्टता को पकड़ती। उसे पूछना चाहिए था। उससे पूछना चाहिए था कि रोजाना बैकअप से आपका क्या मतलब है? क्या हमें पुरानी फाइल्स को भी संभाल कर रखना है? कब तक? बिल्कुल। इन सवालों को न पूछकर दोनों ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। तो फिर इसका हल क्या है? ऐसी गलतफहमियों से कैसे बचें? यहीं पर शायद एक्सेप्टेंस टेस्ट की बात आती है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए नहीं है, जैसा कि नाम से लगता है। बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टेंस टेस्ट असल में कम्युनिकेशन का एक जबरदस्त जरिया है। ये वो टेस्ट होते हैं जिन्हें बिजनेस वाले, टेस्टर और प्रोग्रामर मिलकर लिखते हैं। हाँ, और इनका मकसद सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं, बल्कि ये तय करना है कि कोई फीचर कब पूरा यानी डन माना जाएगा। डन की एक साझा परिभाषा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डेवलपर के लिए डन का मतलब हो सकता है मेरा कोड चल रहा है। हाँ, जबकि बिजनेस के लिए इसका मतलब होता है ये ग्राहकों की समस्या हल कर रहा है। सही कहा। एक्सेप्टेंस टेस्ट इसी गैप को भरते हैं। ये कहते हैं काम तब डन माना जाएगा जब मेरा कोड लिखा जा चुका हो, ये सारे टेस्ट पास हो रहे हों और क्यूए और बिजनेस वालों दोनों ने इसे हरी झंडी दे दी हो। चलिए पाउला और सैम की कहानी पर वापस चलते हैं। अगर वो एक्सेप्टेंस टेस्ट का इस्तेमाल करते तो उनकी बातचीत कैसी होती? उनकी बातचीत बिल्कुल अलग होती। इस बार मान लेते हैं कि मीटिंग में टॉम नाम का एक टेस्टर भी है। ठीक है। सैम फिर से कहता है हमें बैकअप डायरेक्टरी में रोज बैकअप चाहिए। लेकिन इस बार टॉम उसे बीच में ही टोक देता है। हाँ, टॉम कहता है एक मिनट रुकिए, बैकअप बहुत ही आम सा नाम है, आप असल में इस डायरेक्टरी में क्या रखना चाहते हैं? बस ये एक सवाल पूरी बातचीत की दिशा बदल देता। उन्हें एहसास होता है कि एक एक्टिव लॉग फाइल है और बाकी सब पुरानी और इनएक्टिव फाइल्स हैं, तो वे मिलकर डायरेक्टरी का नाम रखते हैं ओल्ड इनएक्टिव लॉग्स। नाम से ही सब कुछ साफ हो गया। हाँ, और फिर वे सिर्फ नाम तय नहीं करते, बल्कि उस फीचर के व्यवहार को टेस्ट के रूप में लिखते हैं, और वो भी ऐसी भाषा में जिसे कोई भी समझ सकता है, जिसे गिवन व्हेन देन फॉर्मेट कहते हैं। गिवन व्हेन देन। जैसे पहला टेस्ट वो लिखते हैं, एक गिवन, मान लीजिए कि लॉग फाइल डायरेक्टरी स्टार्टअप कमांड मौजूद है। ठीक है। 2 गिवन, और ये भी मान लीजिए कि ओल्ड इनएक्टिव लॉग्स नाम की डायरेक्टरी अभी नहीं बनी है। 3 व्हेन, जब ये कमांड चलाया जाता है। और 4 देन, तो ओल्ड इनएक्टिव लॉग्स नाम की डायरेक्टरी बन जानी चाहिए और वो खाली होनी चाहिए। अरे वाह, ये तो कोई भी समझ सकता है, इसके लिए कोडर होने की जरूरत नहीं है। सैम जैसे बिजनेस वाले भी इसे पढ़कर बता सकते हैं कि हाँ, यही वो चीज है जो मुझे चाहिए। यही तो इसका जादू है। ये लिखने की जो प्रक्रिया है, जो बातचीत होती है, वो हर अस्पष्टता को खत्म कर देती है। सैम को शायद लगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा काम है, लेकिन टॉम सही कहता है। क्या कहता है?
भरोसा कीजिए, ये एक लंबा चौड़ा मैनुअल टेस्ट प्लान लिखना और फिर उसे बार बार हाथ से चलाने से कई ज्यादा आसान और सस्ता है। हाँ, और बार बार चलाने वाली बात ही सबसे जरूरी है। अगर ये सब हाथ से करना पड़े तब तो ये खुद एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। बिल्कुल यहीं पर ऑटोमेशन की बात आती है ना? बिल्कुल। एक्सेप्टेंस टेस्ट का सबसे जरूरी नियम है, इन्हें हमेशा ऑटोमेटेड होना चाहिए। मैनुअल टेस्टिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? वजह सिर्फ एक है, लागत। मैनुअल टेस्टिंग बहुत बहुत महंगी होती है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक क्यूए मैनेजर की कहानी है जिसके पास एक बहुत बड़ा मैनुअल टेस्ट प्लान था। हजारों टेस्ट केस थे। इस पूरे प्लान को चलाने के लिए उसके पास ऑफशोर टेस्टर्स की एक पूरी टीम थी और हर 6 हफ्ते में इसे चलाने का खर्च लाखों डॉलर था। लाखों डॉलर? हाँ, एक दिन उसका मैनेजर आके कहता है कि बजट 50% कम करना है। तो उस क्यूए मैनेजर ने क्या जवाब दिया होगा? उसका सवाल तो सीधा होगा, ठीक है, तो आप ही बता दीजिए कि मुझे कौन से आधे टेस्ट नहीं चलाने चाहिए। एग्जैक्टली। क्या भयानक स्थिति है। आप आधे प्रोडक्ट को बिना टेस्ट किए कैसे बाजार में उतार सकते हैं? यही तो बात है। ये एक विनाशकारी स्थिति है जो सिर्फ इसलिए पैदा हुई क्योंकि टेस्टिंग ऑटोमेटेड नहीं थी। ऑटोमेशन में एक बार मेहनत लगती है, लेकिन टेस्ट बन जाने के बाद उसे 1000 बार चलाने का खर्च वो लगभग शून्य होता है। सही बात है। एक प्रोफेशनल टीम कभी खुद को ऐसी स्थिति में आने ही नहीं देती। ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड टेस्ट लिखता कौन है और कब लिखे जाते हैं? आदर्श स्थिति में बिजनेस एनालिस्ट और क्यूए टीम को मिलकर ये टेस्ट लिखने चाहिए। अक्सर बिजनेस एनालिस्ट हैप्पी पाथ के टेस्ट लिखते हैं, यानी जब सब कुछ उम्मीद के मुताबिक काम करता है। हाँ, और क्यूए टीम अनहैप्पी पाथ पर ध्यान देती है। वो सारे मुश्किल सवाल पूछते हैं। क्या होगा अगर डिस्क भर गई हो? क्या होगा अगर फाइल को परमिशन ना हो? क्या होगा अगर नेटवर्क कनेक्शन टूट जाए? हाँ, वो सारे किनारे के मामले, मतलब एज केसेस और अपवाद ढूंढ निकालते हैं जहां सिस्टम टूट सकता है। और ये टेस्ट कब लिखे जाने चाहिए? फीचर पर काम शुरू होने से ठीक पहले, ना बहुत पहले ना बहुत बाद में। तो इसमें डेवलपर की क्या भूमिका है? मतलब क्यूए और बिजनेस वाले ये टेस्ट लिखेंगे और डेवलपर बस उन्हें देखकर कोड बना देंगे। ऐसा लगता है कि डेवलपर को इस पूरी बातचीत से बाहर रखा जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। डेवलपर की भूमिका इन टेस्ट को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना है। गाइड की तरह? हाँ, जब उन्हें कोई नया फीचर बनाना होता है तो वो सबसे पहले उससे जुड़ा एक्सेप्टेंस टेस्ट चलाते हैं। जाहिर है टेस्ट फेल हो जाएगा क्योंकि कोड तो अभी लिखा ही नहीं गया है। फिर वे कोड लिखना शुरू करते हैं और तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि वो टेस्ट पास ना हो जाए। ये उनके लिए एक लक्ष्य की तरह काम करता है। लेकिन क्या होगा अगर डेवलपर को लगे कि टेस्ट ही गलत लिखा है या उसमें कोई कमी है? तो उसे चुपचाप उसे लागू नहीं करना है। एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है कि वो आवाज उठाए। वो टेस्ट लिखने वाले के पास जाकर कहेगा, मुझे लगता है कि इस टेस्ट में ये कमी है या हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर वो पैसिव अग्रेसिव रवैया नहीं चलता कि ठीक है, टेस्ट में जैसा लिखा है मैं तो वैसे ही बना दूंगा, भले ही ये बेवकूफी हो। सही बात है। टीम का लक्ष्य मिलकर सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है, सिर्फ टेस्ट पास करना नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिला के सॉफ्टवेयर बनाने में असली चुनौती कोड नहीं बल्कि इंसानों के बीच की बातचीत है। रोजाना बैकअप जैसे छोटे छोटे शब्द और गलतफहमियां पूरे प्रोजेक्ट को पटरी से उतार सकती हैं। और इसका समाधान सिर्फ अच्छी नीयत या बेहतर बातचीत करने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि एक ठोस प्रक्रिया को अपनाना है। ऑटोमेटेड एक्सेप्टेंस टेस्ट्स ये पक्का करते हैं कि हर कोई बिजनेस, डेवलपर, टेस्टर किसी भी फीचर को एक ही तरह से समझ रहा है। ये सिर्फ टेस्ट नहीं है। नहीं, ये एक जीता जागता, सटीक और स्पष्ट दस्तावेज हैं जो हमेशा आपके एप्लीकेशन के साथ साथ चलता है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये वाकई में डन का मतलब क्या है, इसे तय करने का एकमात्र भरोसेमंद तरीका है। हाँ, जब सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तो काम डन है। कोई अगर मगर नहीं, कोई अस्पष्टता नहीं। बिल्कुल। आखिर में एक सोचने वाली बात, इन स्रोतों में एक दिलचस्प सलाह दी गई है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीओआई को, जो स्क्रीन पर हमें बटन, रंग वगैरह दिखते हैं, हाँ, उन्हें सीधे टेस्ट करने से बचना चाहिए क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। आज बटन गोल है, कल चौकोर हो जाएगा। इसके बजाय उसकी पीछे काम कर रहे बिजनेस नियमों और सिस्टम मतलब एपीआई को टेस्ट करना बेहतर है क्योंकि वो ज्यादा स्थिर रहता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। हमारे जीवन के और किन क्षेत्रों में हम किसी चीज की बाहरी बदलती हुई परत जीओआई को देखकर उसकी असली स्थिर कार्यक्षमता एपीआई को समझने की गलती कर बैठते हैं।
हम कितनी बार सतह को देखकर असलियत को नजरअंदाज कर देते हैं।